हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो कैसे चेक करते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे इंडिविजुअल्स हैं, एचयूएफ हैं और कंपनीज हैं, सिमिलरली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस about the residential status of a firm, association of person and body of individual। कोई भी firm, association of person and body of individual would be a resident in India if control and management of its affairs situated partly और होली विद इन इंडिया। आई होप कि आप लोगों को कुछ तो समझ आया। अब मैं इसको लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि कोई भी ऐसी फर्म या कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मीन एंटिटी, हमारी जैसी तरह से हमारी पार्टनरशिप फर्म होती हैं या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी एक एंटिटी होती है या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी एक एंटिटी होती है, लोकल अथॉरिटीज़ भी एक एंटिटीज़ होती है, कंपनी भी एक एंटिटी होती है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी जो है हम लोग सिर्फ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी ऐसी फर्म जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली या होली इज सिचुएटेड इन इंडिया, जिसका कोई भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज होती है, जहां से भी बिजनेस के डिसीजन लिए जाते हैं, अगर वो 1% भी इंडिया में अगर सिचुएटेड है तो उस कंपनी को या उस फर्म को हम लोग जो है रेजिडेंट बोलेंगे, क्योंकि इसके जो मैनेजमेंट जो है वो इंडिया से डिसीजन लिए जाते हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। दूसरी बात ये आती है, इससे मैटर नहीं करता है कि भाई उसके कितने परसेंट, मान लीजिए 1% भी अगर डिसीजन इंडिया में लिए जाते हैं तो उस फर्म को हम लोग जो है रेजिडेंट बोलेंगे। इन द सेकंड केस अब हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को हम रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट कब बोलते हैं? जब भी किसी फर्म का होली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया, तो उस फर्म या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम लोग नॉन रेजिडेंट बोलेंगे, जबकि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है, इंडिया में उसके कोई डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। कोई भी इसके रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन आपको रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूं और एक रिप्लाई देना जो है पॉसिबल तो नहीं हो पाता, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूं कि उसके ऊपर जो है एक टॉपिक रेडी कर दिया जाए और आपके सारे डाउट जो है उसमें से क्लियर हो जाते हैं। बट जहां मुझे लगता है कि भाई इस क्वेश्चंस का आपको आंसर देना बहुत ज़रूरी है, तो उस केस में आई डू दैट। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी। सो दोस्तों, किसी भी कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कंपनी इंडियन कंपनी है तो वो रेजिडेंट ही होगी। हम किसी भी इंडियन कंपनी को रेजिडेंट कंपनी ही बोलेंगे अगर वो इंडियन कंपनी है या फिर उसका पोइम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, हमारे इसको जो बिजनेस लैंग्वेज में है या फिर अपने इनकम टैक्स की लैंग्वेज में इसको पोइम बोलते हैं कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया, तो उस कंपनी को हम रेजिडेंट बोलेंगे। अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि अगर इफ द कंपनी इज इन इंडियन देन इट इज कॉल्ड एज रेजिडेंट। If the company
इज नॉट इंडियन, नो आता है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, तब हम उसके देखते हैं कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे है। अभी हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का जो इसका मीनिंग है वो भी समझेंगे। जस्ट गिव मी वन मोर मिनट, आई explain you all everything, you do not need to worry about this. So place of effective management अगर उसका इंडिया में है तो वो कंपनी भी आपकी रेजिडेंट ही होगी। इंडियन कंपनी तो नहीं हुई, लेकिन अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो उस कंपनी को हम रेजिडेंट कंपनी ही बोलेंगे। इफ ना तो वो इंडियन कंपनी है, ना उसका इफेक्टिव प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो उस केस में उस केस को हम लोग नॉन रेजिडेंट कंपनी बोलेंगे। कोई भी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में अगर वो ये दो चीजें हैं, या डोमेस्टिक कंपनी हो, आई मीन इंडियन कंपनी हो, या फिर कोई में उसका अगर इंडिया में है, तो उस केस में हम लोग उसको इंडियन कंपनी ही बोलेंगे। अब बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। सर, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है कि कोई भी की मैनेजमेंट मीन द पीपल who are able to, who have the power to make the decision. Key management and commercial decision are taken. इसका मतलब कोई भी बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए या कोई भी डिसीजन बिजनेस के अगर इंडिया में लिए जाते हैं तो उसको हम लोग रेजिडेंट बोलेंगे, या फिर उसको पॉइंट बोलेंगे। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उस जगह का ही बोलेंगे, चाहे वो फिर इंडिया में ही हो या फिर आउटसाइड इंडिया में हो। मतलब की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस आर टेकन इन दैट प्लेस, जिसमें कि बिजनेस एंटिटी के लिए उसका बेनिफिट हो, क्योंकि बिजनेस में तो बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। आई डोंट नीड टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि अगर किसी को भी अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना तो बहुत सारी मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑल दीज थिंग्स हेल्प यू लॉट्स व्हाइल यू मेक योर बिजनेस। सो आई होप कि आप लोगों को इसके रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई डाउट लगे तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो ICAI है आप लोगों के साथ बिल्कुल ये बहुत प्ले करता है, और आप लोगों को क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये वाला जो सब्जेक्ट है ये ICAI इंटर मॉड्यूल्स का पेपर 4 है, जिसको हम लोग टैक्सेशन बोलते हैं। इनकम टैक्स पेपर 4 चैप्टर नंबर 2 residential status and scope of total income. So all these things it happens in subject, but अगर आपको कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हैं तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे फिर वो क्वेश्चंस किसी भी एंगल से पूछ लिया जाए। अगर आपने उसके बेसिक्स पे ध्यान दिया है तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है कि आप एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम वहीं पे आती है जब आप जो है एक पेपर में रट्टा मार के जाते हैं, आप बेसिक्स नहीं समझते हैं। जब आपने बेसिक्स जो सब्जेक्ट है उसको समझ लेते हो तो आप उस केस में जो है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, और फिर भी आपको अगर किसी टॉपिक पे मेरे से कोई एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं उस टॉपिक के ऊपर अपना वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, सो दैट विल हेल्प यू लॉट्स टू क्लियर योर एग्ज़ाम, वेदर इट इज़ CA फाउंडेशन, CA इंटर एंड CA फाइनल। और ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ये आपके MBA में भी कवर होते हैं, मैं उसके बाद ICMA में भी कवर होते हैं, और कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में भी कवर होते हैं, चाहे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का हो। और सारे के सारे जो हैं, बट ये रहता है कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। इनकी थोड़ा टफ आते हैं, MCQ भी आ सकते हैं, सिंगल लाइन का भी। आजकल जो है आपका जो ICAI है वो इन चीज़ों को बहुत
ध्यान से देखते हैं और देखते हैं आपको इसी सब्जेक्ट की कितनी पकड़ है। सो आई होप you are enjoying your study and waiting for the exam for May 2022. So thank you so much. Let's meet in another video session.